दोस्तों, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है ध्वनि। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, ध्वनि का हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान है। एक दूसरे से संपर्क करने में हमारी सहायता करती है। अपने चारों ओर हमें विभिन्न प्रकार की ध्वनियां सुनाई देती हैं। अब इस चैप्टर के अंदर हम ये जानेंगे कि ध्वनि जो है वो किस प्रकार से उत्पन्न होती है, ध्वनि का संचरण जो होता है वो किस प्रकार से होता है और हमें ध्वनि जो है वो किस प्रकार सुनाई देती है। ये सभी बातें हम इस चैप्टर में करेंगे। तो ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे पहुंचती है, हम ध्वनि को कैसे सुन पाते हैं, ये सभी क्वेश्चन जो हैं ये हम इस सारे चैप्टर के अंदर करेंगे। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। देखिए, ध्वनि उत्पन्न कैसे होती है। तो ध्वनि जो है कंपन के कारण उत्पन्न होती है। ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? ध्वनि कंपन के कारण उत्पन्न होती है। कंपन क्या होता है? कंपन होता है कि जब कोई एक कण जो है वो अपनी मध्य स्थिति से एक तरफ, यदि मध्य स्थिति के दोनों तरफ यदि कोई कण घूमता है तो उसे हम कहते हैं कंपन। जब कोई कण क्या होता है कि अपनी मध्य स्थिति से दाएं और बाएं घूमता रहता है लगातार, या अपनी मध्य स्थिति से ऊपर या नीचे लगातार घूमता रहता है, तो उसे हम कहते हैं कंपन। तो कंपन क्या होता है? किसी वस्तु की अपनी मध्य स्थिति के इधर उधर या आगे पीछे होने की गति को हम कंपन कहते हैं, और कंपन के कारण ही हमें ध्वनि सुनाई देती है। और कंपन का एक उदाहरण देख सकते हैं। जब कसकर तानित एक रबड़ के छल्ले को कर्षित करते हैं या बीच से खींचकर छोड़ते हैं तो यह कंपन करता है और ध्वनि उत्पन्न करता है। जब कंपन करना बंद कर देता है तो ध्वनि भी बंद हो जाती है। तो पूरा मतलब ये निकलता है कि जो ध्वनि होती है वो हमेशा किसके कारण उत्पन्न होती है? कंपन के कारण उत्पन्न होती है। और कंपन होता क्या है? तो कंपन होता है किसी कण का अपनी मध्य स्थिति से इधर उधर या ऊपर नीचे गति करना क्या कहलाता है? कंपन कहलाता है। मनुष्य जो होता है या मानव जो होता है वो ध्वनि किस प्रकार उत्पन्न करता है? तो मनुष्य ध्वनि उत्पन्न करने के लिए मानव में ध्वनि वाक्यंतर अथवा कंठ द्वारा उत्पन्न होती है। मनुष्य में ध्वनि जो होती है वो वाक्यंतर या कंठ जो होते हैं हमारे, इनके द्वारा ध्वनि जो है वो उत्पन्न होती है। कंठ या वाक्यंतर में ऐसा क्या पाया जाता है जिनके कारण ध्वनि उत्पन्न होती है? तो ये बताया गया है कि यह श्वास नली के ऊपरी सिरों पर होता है। वाक्यंतर या कंठ के आर पार दो वाक तंतु इस प्रकार तानित होते हैं कि उनके बीच में वायु के निकलने के लिए एक संकीर्ण झिर्री बनी होती है। तो इससे क्या होता है कि जो कंठ जो होते हैं उसमें दो वाक तंतु तानित रहते हैं। जैसे रबड़ जैसे तना हुआ होता है उस प्रकार से वाक तंतु तानित रहते हैं। और जैसे ही क्या होता है कि कोई हवा या वायु जो है जब हम बोलने का प्रयास करते हैं तो वो क्या होती है कि हमारे वाक तंतुओं से टकरा करके उस झिर्री से जब निकलती है तो वहां कंपन उत्पन्न होता है। और कंपन उत्पन्न होने के कारण जो है वो ध्वनि पैदा होती है। तो ध्वनि जो मनुष्य के द्वारा जो उत्पन्न जो होती है वो कैसे होती है? कंठों द्वारा या वाक यंत्र द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है। ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। पहले हमने देखा कि ध्वनि जो है वो उत्पन्न कैसे होती है। तो ध्वनि उत्पन्न होती है कंपन के द्वारा। अब हम देख रहे हैं कि ध्वनि जो है वो अगर संचरण करेगी तो संचरण करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि के संचरण के लिए कोई माध्यम चाहिए। जब ध्वनि निर्वात में, अर्थात जब कोई माध्यम नहीं है, जब ध्वनि निर्वात में संचरित होती है तो यह संचरण नहीं हो सकता। कंपायमान वस्तुएं ध्वनि उत्पन्न कर सकती हैं तथा किसी माध्यम में सभी दिशाओं में संचरित हो सकती हैं। यह माध्यम गैस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है या ठोस भी हो सकता है। कुल मिला के अर्थ यह निकलता है कि ध्वनि जो है उसके संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। और वो माध्यम ठोस, द्रव या गैस कुछ भी हो सकता है। यदि क्या हो कि यदि कहीं माध्यम नहीं है तो वहां ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता। यदि हम बात करें कि निर्वात की, तो निर्वात में किसी प्रकार का माध्यम नहीं पाया जाता है। तो निर्वात में यदि हम बोलते हैं या कोई ध्वनि उत्पन्न करते हैं तो वो ध्वनि जो है आगे संचरित नहीं हो पाती है। तो ध्वनि के संचरण के लिए हमेशा किसकी आवश्यकता पड़ेगी? माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी। और माध्यम जो है वो ठोस भी हो सकता है, वो द्रव भी हो सकता है और वो गैस भी हो सकता है। आगे बताया गया है कि जो ध्वनि जो होती है उसको मनुष्य किस प्रकार से सुनता है। तो ध्वनि सुनने के लिए कान होते हैं और कान की क्या क्रिया विधि होती है कि जिससे ध्वनि सुनाई देती है। तो इसमें बताया गया है कि कान के बाहरी भाग की आकृति कीप के समान होती है
जब ध्वनि इसमें प्रवेश करती है तो यह नलिका से गुजरती है, जिसके सिरे पर एक पतली तानित झिल्ली होती है जिसे कर्णपटय कहते हैं। यहां तक क्या बताया गया इसमें कि जैसे ही क्या होता है कि ध्वनि जब कान में प्रवेश करती है तो कान में बाहर जो होती है कीप के समान आकृति होती है पहले, उसके बाद में जो ध्वनि जो होती है एक नलिका के माध्यम से किस पर जाके टकराती है, वो टकराती है जाके कर्णपटय पर, जिसे हम वैसे भाषा में बोलते हैं कि पर्दा बोलते हैं जिसको हम, तो वो होता है कर्णपटय पर जब टकराती है। और कर्णपटय पर टकराने के बाद में वहां क्या होता है कि ध्वनि जो है कंपन उत्पन्न करती है। कंपन उत्पन्न करने के बाद में कर्णपटय एक तानित रबड़ की शीट के समान होता है। ध्वनि के कंपन कर्णपटय को कंपित करते हैं, तो यहाँ कर्णपटय जब कंपित होता है तब क्या होता है, कर्णपटय कंपनों को आंतरकर्ण तक भेज देता है, वहां से संकेतों को मस्तिष्क तक भेजा जाता है और इस प्रकार हम ध्वनि को सुन पाते हैं। तो पूरी प्रक्रिया क्या होगी, सबसे पहले कान बाहर जो कीप के समान होते हैं और वहां से जो ध्वनि जो है वो एक नलिका के माध्यम से हमारे कर्णपटय से टकराती है। कर्णपटय से टकराने के बाद में कर्णपटय जो होते हैं वो तानित होते हैं, जिससे क्या होता है कि तानित रबड़ के समान होते हैं, जिससे वो तानित रबड़ जो है वो कंपन करने लगता है। कंपन करने के बाद में जो है वो जो ध्वनि जो है वो आंतरकर्ण तक पहुंचती है। आंतरकर्ण से जो संकेत जो होते हैं वो कहां चले जाते हैं, मस्तिष्क में चले जाते हैं और इस प्रकार हमें ध्वनि सुनाई देती है। और यहां जो है आपको कान के चित्र के बारे में आपको बताया गया है। तो यह है कि किस प्रकार से हम जो ध्वनि है उसको किस प्रकार से हम सुन पाते हैं। कंपन का आयाम, काल और आवर्ती, इसको समझने के लिए हम देखते हैं कि क्या होता है कि कंपन क्या है। कंपन है किसी कण का अपनी मध्य स्थिति से ऊपर या नीचे दोलन करना, क्या कहलाता है, कंपन कहलाता है। तो इस प्रकार से अपनी मध्य स्थिति से ऊपर या नीचे दोलन करना जो है वो क्या कहलाएगा, कंपन कहलाएगा। तो क्या होता है कि कोई कण जो है अपनी मध्य स्थिति से जितना ऊपर या नीचे जो जाता है उसे हम कहते हैं उसका आयाम। क्या कहते हैं उसे, उसका आयाम। और इस कण का अपना एक दोलन पूरा करने में, इस कण का अपना एक पूरा दोलन पूरा करने में जो समय जो लगता है इसे हम कहते हैं आवर्तकाल। और आवर्ती क्या होती है, आवर्ती होती है प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या जो होती है वो कहलाती है आवर्ती। अर्थात एक सेकंड के अंदर कुल कितने दोलन निकल जाते हैं, कुल कितने दोलन होते हैं, ये क्या कहलाएगी, इसकी आवर्ती। और आवर्ती को किसमें मापा जाता है, आवर्ती को हर्ट्ज में मापा जाता है। और आवर्ती का जो संकेत जो होता है वो होता है h स्मॉल z। तो आवर्ती का जो संकेत जो होता है वो होता है h नीचे पैरों में स्मॉल z, और आवर्ती को मापा किस में जाता है, हर्ट्ज के अंदर। तो ये था कंपन का आयाम, आवर्तकाल और ध्वनि, सॉरी आवर्ती। प्रबलता और तारतव, क्या क्या शब्द हैं, प्रबलता और तारतव। यहां देखिए बच्चों, प्रबलता जो शब्द जो होता है वो आयाम से संबंधित होता है और तारतव शब्द जो होता है वो आवर्ती से संबंधित होता है। प्रबलता जो होती है वो क्या होती है, ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपनों के आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। किसके, आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। इसीलिए मैंने आपको पहले क्या बोला है कि जो प्रबलता जो होती है उसका संबंध किससे होता है, उसका संबंध आयाम से होता है। और संबंध कैसा होता है कि वो आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। उदाहरण के लिए यदि आयाम को दुगुना कर दें, आयाम को दुगुना कर दें तो प्रबलता 4 के गुणक में बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि यदि आयाम के वर्ग के समानुपाती होगी, तो यदि मैंने आयाम को दुगुना किया है, मतलब अगर उसके 2 गुना कर दिया है, तो स्क्वायर जब मैं करूंगा उसका जब मैं वर्ग जब मैं करूंगा तो 2 का वर्ग होगा कितना, 4। तो इसलिए प्रबलता जो है वो कितनी गुना बढ़ जाएगी, 4 गुना। तो प्रबलता का संबंध सीधा कैसे होता है, आयाम से होता है और आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है प्रबलता। तारतव क्या होता है, तारतव जो है उसका संबंध किससे होता है, उसका संबंध होता है आवर्ती से। आवर्ती ध्वनि की तीक्ष्णता या तारतव को निर्धारित करती है। यदि कंपन की आवृत्ति अधिक है तो हम कहते हैं कि ध्वनि तीखी है, यदि कंपन की आवृत्ति कम है तो हम कहते हैं कि ध्वनि तारतव कम है। तो तारतव का सीधा संबंध किससे होता है, आवर्ती से। यदि आवर्ती अधिक होती है तो तारतव या तीक्ष्णता जो है वो अधिक होती है, यदि आवर्ती कम होती है तो तारतव या तीक्ष्णता क्या होगी, कम होगी। जैसे मैं आपको एक चित्र के माध्यम से समझाऊं तो क्या है कि यहां पर जो है जो आवर्ती जो है इसमें ज्यादा है, या फिर ये जो इस प्रकार का जब कंपन होगा इसमें आवर्ती ज्यादा है,
देखिए बच्चों, यहां जो है प्रति सेकंड अगर मैं बात करूं तो प्रति सेकंड जो दोलन जो होंगे वो आवृत्ति होती है, और यहां प्रति सेकंड जो दोलन जो होंगे वो निकलने क्या होंगे, कम होंगे, क्योंकि यहां पर क्या है कि आवर्तकाल जो है वो ज्यादा लगेगा क्योंकि वेव बड़ी है। इसमें क्या है कि यहां प्रति सेकंड जो क्या होंगे, प्रति सेकंड जो कंपन जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। तो प्रति सेकंड जब दोलन जब ज्यादा होंगे तो मतलब आवृत्ति क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसलिए क्या होता है कि यहां आवृत्ति ज्यादा है, आवृत्ति ज्यादा है तो ये क्या होगी, तीक्ष्ण ज्यादा होगी, और ये क्या होगी, तीक्ष्ण कम होगी या तारतम्य कम होगी। तो तीक्ष्णता या तारतम्य का सीधा संबंध होता है आवृत्ति से, और प्रबलता का सीधा संबंध किससे होता है, आयाम से। एक और आपको बताया गया है कि 80 डेसिबल से अधिक प्रबल शोर शरीर के लिए कष्टदायक होते हैं। तो प्रबलता जो होती है, प्रबलता को मापने की इकाई होती है डेसिबल। प्रबलता को मापने की इकाई क्या होती है, डेसिबल। तो ध्वनि की प्रबलता को डेसिबल में मापा जाता है, और मानव के सुनने के लिए जो सही जो ध्वनि जो होती है, जो प्रबलता जो होती है ध्वनि की, वो कितनी होनी चाहिए, 80 डेसिबल। 80 डेसिबल से यदि अधिक कोई अगर होती है प्रबलता ध्वनि की तो वो मनुष्य के लिए क्या होता है, कष्टदायक हो सकता है। तो ये था प्रबलता और तारतम्य। आगे है श्रव्य तथा अश्रव्य ध्वनियां। श्रव्य का मतलब होता है कि जो सुनी जा सकती है, अश्रव्य का मतलब होता है जो सुनी नहीं जा सकती। तो ध्वनियां जो है कुछ ऐसी होती हैं जिनको हम सुन सकते हैं, और कुछ ध्वनियां ऐसी होती हैं जिनको हम नहीं सुन सकते हैं। तो इसके लिए क्या कुछ होता है उसको हम देखेंगे। इसके अंदर क्या होता है कि लगभग 20 कंपन प्रति सेकंड, 20 कंपन प्रति सेकंड, और प्रति सेकंड जो कंपन जो होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, आवृत्ति। और आवृत्ति का मात्रक जो होता है वो क्या होता है, हर्ट्ज। तो मैं 20 कंपन प्रति सेकंड को 20 हर्ट्ज भी बोल सकता हूं। तो 20 प्रति सेकंड से कम आवृत्ति की ध्वनियां मानव कान नहीं सुन सकता। यदि की आवृत्ति ध्वनियों की जो आवृत्ति जो है वो कितनी है, 20 हर्ट्ज है। यदि कम है तो मानव द्वारा वो ध्वनि नहीं सुनी जा सकती। इसी प्रकार से यदि कंपन 20,000 कंपन प्रति सेकंड से यदि अधिक है तब भी हम उस ध्वनि को नहीं सुन पाते। तो इसका मतलब कि ध्वनि जो हम जो सुन सकते हैं, या जो हमारे लिए जो श्रव्य ध्वनियां जो हो सकती हैं वो किसके मध्य होगी, वो होगी 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में। 20 हर्ट्ज से कम की यदि कोई ध्वनि है, आवृत्ति की ध्वनि है, तब भी हम उसे नहीं सुन पाएंगे। और यदि कोई ध्वनि 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की यदि कोई ध्वनि है आवृत्ति की, तब भी हम उसे नहीं सुन पाते हैं। तो हमारे लिए जो श्रव्य ध्वनि की जो रेंज जो होती है, या एक प्रास जो होती है, वो कितनी होती है, वो होती है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के मध्य। तो ये था श्रव्य ध्वनि और अश्रव्य ध्वनि। श्रव्य ध्वनि हमने देखा कि जिसकी रेंज क्या होगी, जिसकी प्रास क्या होगी, और अश्रव्य ध्वनि क्या होगी, अश्रव्य ध्वनि वो ध्वनि होगी जो या तो 20 हर्ट्ज से कम हो या फिर 20,000 हर्ट्ज से अधिक हो। एक होता है शोर और संगीत। शोर क्या होता है कि शोर वो अप्रिय ध्वनियां होती, अप्रिय जो ध्वनियां जो होती हैं, जो कानों में एक तरफ से चुभती हैं, उनको हम कहते हैं शोर। और संगीत क्या होता है कि सुस्वर ध्वनि, वह जो कानों को सुखद लगती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं संगीत। आगे है ध्वनि प्रदूषण। जिस प्रकार से हम देखते हैं वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, उसी प्रकार से एक प्रदूषण होता है जिसका नाम होता है ध्वनि प्रदूषण। बिल्कुल ध्वनि जो होती है उससे भी एक प्रदूषण पैदा हो सकता है। यदि ध्वनि जो है 80 डेसिबल, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ध्वनि की जो प्रबलता जो है मनुष्य के लिए वो कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम, वो मैक्सिमम हो सकती है कितनी, 80 डेसिबल। यदि इससे ऊपर की यदि कोई ध्वनि जो होती है तो मनुष्य के लिए कष्टदायक हो सकती है। तो उसमें क्या होता है कि उस स्थिति में हम बोलते हैं कि ध्वनि प्रदूषण, जिससे मनुष्य को किसी प्रकार की हानि हो सकती है। तो वातावरण में अत्यधिक या अवांछित ध्वनियों को हम क्या कहते हैं, ध्वनि प्रदूषण। जिस प्रकार से लगातार जो है कि जो ट्रैफिक वगैरह जो है, या जो हमारे परिवहन के साधन जो हैं, हॉर्न वगैरह जो यूज जो होते हैं, तो उनसे क्या होता है कि ध्वनियों की जो संख्या जो है वातावरण में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ध्वनि यदि वातावरण में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो उस स्थिति को हम बोलते हैं ध्वनि प्रदूषण। और इससे क्या क्या हानियां हो सकती हैं, परिवेश में अत्यधिक शोर की उपस्थिति में अनेक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण बनती है। अनिद्रा, अति तनाव, चिंता तथा अन्य बहुत से स्वास्थ्य संबंधी विकार ध्वनि प्रदूषण से उत्पन्न हो सकते हैं। तो यह था ध्वनि प्रदूषण।
तो बच्चों ये था आपका चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम था ध्वनि, जिसके अंदर हमने ये पढ़ा कि ध्वनि जो है वो उत्पन्न कैसे होती है, ध्वनि का संचरण किस प्रकार से होता है। बाद में हमने देखा कि मनुष्य को ध्वनि जो है वो किस प्रकार से सुनाई देती है। हमने उसके अंदर कान की क्या कुछ क्रिया विधि होती है उसके बारे में देखा। उसके बाद में हमने देखा कि ध्वनि जो है उसकी क्या क्या किस प्रकार से वो श्रव्य होती है, कौन सी ध्वनियां जो होती हैं वो हमारे लिए अश्रव्य होती हैं। उसके बाद हमने देखा कि ध्वनि प्रदूषण क्या होता है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।